मीडियम 406.5 मीटर्स 738 किलोहर्ट्ज पर 101.9 मेगाहर्ट्ज FM बैंड और न्यूज ऑन AIR इस मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम महिला संसार। सभी बहनों को मेघना डब्बू का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, आज हम 15 अगस्त 2023 को भारत का 76वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आज के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुनते हैं उत्सव आजादी का। इस विषय पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चौहान से डॉक्टर आशीष की भेंटवार्ता। श्रोताओं को डॉक्टर आशीष चौहान का नमन और स्वागत है। इस समय अपने स्टूडियो में लेकर के आए हैं डॉक्टर प्रकाश चौहान सर को। डॉक्टर प्रकाश सर NRSC के डायरेक्टर हैं और आज उनके द्वारा हम देखेंगे कि हमारी सीमाएं किस तरीके से सुरक्षित हैं और उनके द्वारा हम अपने वीर जवानों के लिए एक संदेश लेंगे उनके शब्दों में। सो अ वार्म वेलकम टू प्रकाश चौहान सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीर जवानों के नाम 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की खुशी पर एक आपका संदेश आपकी तरफ से, इसरो की तरफ से। आजादी के इस 76वें वर्ष में जब हम आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सर्वप्रथम के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ की पूर्व वेला में मैं देश की आजादी की लड़ाई में शामिल अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारी सीमा पर हमारे सभी सीमा प्रहरियों को मेरा सादर नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी की प्राप्ति के लिए अपना सर्वत्र इस यज्ञ में न्यौछावर कर दिया। और इस अवसर पर मैं हमारे देश के युवा वर्ग को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो हम इस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसके लिए हम सदैव अपने स्वतंत्रता सेनानियों के और आज जो हमारी इस स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं हमारे सीमा प्रहरी, उनके हमेशा ऋणी हैं, जिनके अनेक बलिदानों की वजह से हमें यह अवसर मिला है कि आज हम इस खुली हवा में, आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। और हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि इस आजादी की एक भारी कीमत हमने और हमारे पूर्वजों ने चुकाई है और इस आजादी को हमें हर हाल में, हर कीमत पर बरकरार रखना होगा। इस अवसर पर मैं 1916 में लिखी हुई जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी की एक 4 पंक्तियां याद करना चाहूंगा और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहूंगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी हमारा हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा, कभी वह दिन भी आएगा जब हम अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी, अपना आसमान होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। क्या बात है साहब। इसी संदेश के साथ मैं हमारी स्वतंत्रता के सभी स्वतंत्रता सेनानियों और हमारी सीमा पर हमारे जवानों, सीमा प्रहरियों, सभी को इस अवसर पर मैं पुनः एक बार भावपूर्ण नमस्कार करता हूँ। क्या बात है सर, आज आपने एक बहुत दिल को छूने वाली बात कही है। स्पेशली आपने वो जो हमको कविता सुनाई है। आजकल मैं ये देखता हूँ कि धीमे धीमे हमारा जो नया जो यूथ, वो स्वतंत्रता के महत्व को थोड़ा सा छोड़ता जा रहा है, समझ नहीं पा रहा है प्रकाश सर कि जिस तरीके से इसरो नई ऊंचाइयों को छू रहा है, एंड स्पेशली अभी सफल मिशन जो चंद्रयान हुआ है, उसके बारे में आई एम वेरी मच श्योर अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर श्रोता मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो चंद्रयान के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कंटेम्पररी विषय जो है वो चुना है इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है और हम सब अपने बचपन से जैसे ही एक बालक पैदा होता है, चंद्रमा सबसे पहले उसके लिए कौतूहल का सबसे बड़ा विषय होता है। कृष्ण जी ने भी जो है अपने बचपन में अपनी माता से कहा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो
दूसरी एक बात है कि ये एक मात्र सेलेस्टियल बॉडी है जो हम अपने आकाश में देखते हैं, जो सबसे बड़ी दिखाई देती है, सबसे प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। चूंकि इसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर ही है। तो चंद्रमा के बारे में जो मानव और मानव से जुड़ी हुई इतिहास है, घटनाएं हैं, उन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इन सब चीजों को, इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज जो हैं वो चंद्रमा के बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश बहुत पहले से करती आई हैं। आपको जैसा ज्ञात होगा 1959 में 1969 में, जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ था, आज से लगभग 53-54 साल पहले, आदमी को नासा ने चांद पर उतार दिया था। उसके बाद हम लोगों ने भी भारत में 2008 में अपना पहला चंद्र मिशन, जिसको चंद्रयान 1 मिशन कहा गया, चंद्रमा के बारे में बहुत अधिक जानकारियां, उसकी सतह के बारे में उसकी जानकारियां लेने के लिए चंद्रयान 1 मिशन को भेजा था। और ये बहुत सक्सेसफुल मिशन था। और आप सभी ने सुना होगा कि इस मिशन के द्वारा पहली बार दुनिया में हम चंद्रमा पर पानी के जो उपस्थिति है उसके जानकारी प्राप्त कर सके थे। तो ये हमारे चंद्रयान 1 का एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। इससे पहले लोग सोचते थे कि चंद्रमा जो है वहां पर पानी की कोई उपस्थिति है ही नहीं, वो बोन ड्राई है। और जैसा आप जानते हैं, जहां पानी की उपस्थिति होती है वहां जीवन की उपस्थिति भी होने, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। उसके बाद हमने 2019 में चंद्रयान 2 भेजा, इस चंद्रयान 1 का जो एक फॉलो ऑन मिशन था, और इसका एक एक्सटेंडेड पर्पस था। चंद्रयान 1 जो था एक ऑर्बिटर मिशन था, वो सिर्फ चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर पर चक्कर लगा रहा था और उसकी सतह की चित्र ले रहा था विभिन्न संवेदकों से, विभिन्न कैमरा सिस्टम से। लेकिन चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर भी था और एक लैंडर और रोवर का भी कॉन्फ़िगरेशन था, जिसमें कि ये हमको करना था कि हम इस लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेंगे और फिर उसमें से एक रोवर बाहर आएगा और वो चंद्रमा की सतह के ऊपर जानकारियां प्राप्त करेगा। हुआ ये कि जो हमारा ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 का, वो आज तक बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियां उसने हमें भेजी हैं। जैसे कि मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि पानी के जो अणु हैं जो हमने 2008 चंद्रयान 1 में खोजे थे, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता और उसका स्प्रेड, वो सब जानकारियां हमने निकाली और मैं खुद उस रिसर्च में शामिल था। हमारा एक रिसर्च पेपर इस बारे में मेरे ऑथरशिप की लीडरशिप में वो 2021 में पब्लिश हुआ है। लेकिन जो हमारा लैंडर और रोवर का जो अभियान था चंद्रयान 2 में, वो सॉफ्ट लैंडिंग हमें करना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन जैसा आप वो जानते हैं, वो सफल नहीं हो पाया। वो बहुत ज्यादा करीब पहुंचकर, लगभग 200 मीटर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर वो लैंडर रोवर जो था वो हार्ड लैंड हुआ और वो क्रैश हो गया था। लेकिन इसरो में हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि हम अपनी कभी असफलताओं से डरते नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं साहब। जो असफलताएं होती हैं वो सफलता की कुंजी मानी जाती हैं। हाँ जी। तो इसी क्रम में हमने इस चंद्रयान 2 के जो मिशन में जो कमियां रहीं, उनको बहुत ज्यादा काम करके उसमें एनालिसिस किया, उन कमियों को पताया, प्राप्त किया और उन सब चीजों को सुधार करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की अवधारणा की और उसको जो है विकसित किया। और ये चंद्रयान 3 का जो मिशन था, इसको जुलाई महीने में लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। आप सभी ने उसको देखा और आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है। क्या बात वो है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर रहा है और आज वो चंद्रमा की कक्षा में 174 जो सबसे निकट की है और 1437 किलोमीटर की जो कक्षा है उसमें वो प्रस्थापित हो चुका है। और धीरे धीरे इसको जो है चंद्रमा की सतह के और पास लाया जाएगा और 23 से 24 अगस्त के बीच में ये चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का पुनः एक बार प्रयास करने वाला है। और इस बार हम सभी को ये बहुत ज्यादा पूर्ण विश्वास है, जितनी मेहनत हमने की है, कि ये एक बहुत सक्सेसफुल मिशन होगा और इसके सक्सेसफुली उतरने पर भारत जो है दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लैंडर को चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतारने में सक्षम होगा। तो ये बहुत संक्षिप्त में चंद्रयान 3 तक की अब तक की मैंने आपको कहानी जो है वो बताई है। आज हमारी आकाशवाणी की तरफ से हमारे चंद्रयान की पूरी टीम को और आपको एक बहुत बड़ा सलाम है। एंड यस, यही सलाम मैं 15 अगस्त की संध्या पे अपने पूरे देशवासियों को देना चाहता हूं, आकाशवाणी की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करते हुए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर ऑल द स्टोरीज। आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे श्रोता इन सबको सुनकर के बहुत खुश हुए होंगे। एंड इन सब चीजों के सुनने के बाद खुशी होती है, गर्व महसूस होता है कि एक भारतीयता
को हम दूसरे लेवल तक लेकर के जा रहे हैं। और पिछले एक साल से जो हम लोग G20 में हमने अपने प्रेसिडेंसी के अंडर हमने देखा है इतने सारे काम हो रहे हैं, उसमें विज्ञान और विकास के काम पर आपके क्या विचार हैं? मैं इसके बारे में चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के कुछ बताएं कि G20 के द्वारा हम इंडिया कहां तक पहुंचे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। और जैसा कि आपको और सभी श्रोताओं को विदित है कि इस वर्ष भारत G20 जो हमारे कंट्रीज हैं, जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता हम कर रहे हैं। और अगले महीने ही 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 की जो समिट है, जिसमें कि G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सभी शामिल होने वाले हैं। और इस क्रम में इस समिट के होने से पहले बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में वो पूरे किए गए हैं, जिसमें कि विज्ञान, तकनीकी और इनोवेशन पर भी कई G20 से रिलेटेड कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा चुके हैं। इसमें अभी कोयम्बटूर में जुलाई महीने में ही एक G20 की साइंस 20 करके एक समिट हुई थी। और बेंगलुरु में भी 6 से 7 जुलाई को स्पेस G20 समिट भी हमने आयोजित की थी, जो कि इसरो के द्वारा आयोजित की गई थी। ये दो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम थे, जो विज्ञान, तकनीकी और नवाचार से जुड़े हुए थे, इनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा। G20 की जो स्पेस इकोनॉमिक लीडरशिप मीट हुई थी, जिसके बारे में मैं बता रहा था बेंगलोर में, इसमें हमारे जितने भी G20 के देश हैं, उसमें कुछ देश हैं वो स्पेस के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, जिसमें जैसे भारत है, चीन है, रूस है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कि स्पेस तकनीक में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी नया नया कदम रख रहे हैं। तो वहां पर ऐसा डिसीजन हुआ है, ऐसा माना गया कि हम इन सभी स्पेस जो है, अंतरिक्ष जो है, वो सभी के लिए, और हम सभी को, जैसा कि G20 का मोटो है वासुदेव कुटुंबकम, अंतरिक्ष की हर जो टेक्नोलॉजी है उससे सभी मनुष्यों को, चाहे वो कहीं पर भी इस पृथ्वी पर रहते हो, लाभान्वित होना चाहिए और लाभान्वित होने का उनका अधिकार भी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष के बहुत सारे विषय हैं, जैसे स्पेस डेब्रिस है, अभी अंतरिक्ष में भी अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया साहब, तो उसके बारे में भी जानकारियां साझा करना, स्पेस में कोलिजन ना हो जाए उसके बारे में जानकारियां साझा करना, स्पेस की जो टेक्निक है उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में, और जो नए देश जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी को कैसे, जो इसमें ज़्यादा जो अग्रणी देश हैं वो बढ़ा सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा की गई और आपस में कोलैबोरेट करने पर बल दिया गया। इसी तरह से जो कोयम्बटूर में जो S20 समिट, साइंस 20 समिट हुई थी, जो 22 जुलाई को ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में ये खत्म हुई है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि डिसरप्टिव साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज हमारी आबादी जो है बढ़ती चली जा रही है, पृथ्वी पर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं, तो हमको जो है अभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हम इतने सब लोगों को किस तरह से रिसोर्स दे पाएंगे। तो इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पे वार्ता हुई। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का। जैसा कि आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर वातावरण से संबंधित हैं, एक्सट्रीम वेदर है, जिसके पीछे की क्लाइमेट चेंज को दोषी माना जाता है। तो अब हमको हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो इकोनॉमी है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उससे आगे बढ़कर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इनकी तरफ जाना पड़ेगा, कि जिससे कि हम जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको धीरे धीरे करके कम कर सकें। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है देश में, वो नई तकनीकियों पर काम हो रहा है। तो इस क्षेत्र में जो हाई टेक्नोलॉजी G20 कंट्रीज के साथ हैं उसको कैसे हम शेयर कर सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय है साइंस फॉर सोसाइटी एंड कल्चर। विज्ञान को हम किस तरह से सोसाइटी तक ले जा सकते हैं, कॉमन आदमी तक ले जा सकते हैं, एक ऐसी हम समाज की संरचना करें जो कि वैज्ञानिक रूप से सोचता हो और विज्ञान के हर जो पहलू हैं उसको समझने की कोशिश करें, जिससे कि जो रूढ़िवाद है, जो अवधारणाएं फैली हुई हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल सके। और जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो इतने सालों से हमारे पास बहुत सारे कल्चरल हिंदुस्तान में मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, उनको किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। तो इन 4-5 बिंदुओं को मैं आज अपने श्रोताओं को ये
मैंने सोचा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि G20 देशों के साथ जो हम कोलैबोरेट करने की सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय इन कार्यक्रमों में G20 की हमारी प्रेसिडेंसी के टाइम पर जो है उसमें जो है बात आगे बढ़ रही है, और हम आशा करते हैं कि इन क्षेत्रों में हमारे जो दूसरे मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ हम मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। डेफिनेटली सर, आई थिंक हमारे सारे श्रोताओं ने आज बहुत ही एक नए तरीके से साइंस को और इसरो को समझा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एनआरसी के डायरेक्टर की तरफ से के लिए युवाओं के लिए एक संदेश तो बनता ही है सर। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, इस अवसर पर मैं युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहूंगा कि आज का युवा बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, उनकी बहुत एस्पिरेशंस हैं, उनकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, उनका अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में है, वो सब चीजों को बहुत जल्दी पा जाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक संदेश है कि जिस क्षेत्र में भी आप भारत देश की सेवा कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से कर रहे हैं, उसको संपूर्ण निष्ठा के साथ, लगन के साथ और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अगर आप प्रयास करेंगे, शॉर्टकट की तरफ से अगर आप नहीं भागेंगे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप बिल्कुल अपने जीवन में सफल होंगे। और ये सफलता का मूल मंत्र सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। और दूसरी एक बात जिस पर मैं अंत करना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमको एक सपना दिया है कि 2047 में जब हम हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, हम भारत को एक पूर्णतः विकसित देश देखना चाहेंगे। तो आप सब लोग अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि आप लोग युवा हैं और अगले आने वाले 25 वर्षों में आपके महत्वपूर्ण कार्यों से हम इस सपने को, हमारे सपने को, हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने को विकसित देश बनता हुआ देखना चाहेंगे। थैंक्स लॉर्ड प्रकाश साहब, आपने जिस तरीके से इसरो और एनआरसी के बारे में हमको समझाया है, टेक माय वर्ड्स, मैं तो भाव विभोर हो गया हूँ। डॉक्टर प्रकाश चौहान ने जो आज इसरो और एनआरसी के बारे में जो प्रकाश डाला है, वो आई एम वेरी मच श्योर हमारे हृदय को आह्लादित कर चुका है। आकाशवाणी हैदराबाद की तरफ से उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपसे दोबारा मिलेंगे एक दोबारा नए प्रोग्राम के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, उत्सव आजादी का इस विषय पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चौहान से डॉक्टर आशीष की भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने
कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना